बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सेरेब्रल पाल्सी को डिटेल से डिस्कस करेंगे और सीपी की जो बुक से मार्किंग थी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट बुक से करवा दी थी। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगी। देन इंशाल्लाह इन नोट्स आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। यू डोंट हैव टू ओपन बुक इसके बाद, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट फॉर अ बेटर पिक्चर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डायरेक्ट मैसेज करो, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम और जिस टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए वो आप मुझे मैसेज करो एंड आई विल सेंड यू द नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सीपी बेसिकली एक डेवलपिंग ब्रेन में इंजरी जब होती है और उसकी कोई हमारे पास मोटर डेफिसिट्स आते हैं तो इसको हम लेबल करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह की इंजरीज एक बच्चे के दिमाग में हो सकती हैं और दिमाग ब्रेन में कब इंजरी हो रही है, जब वो डेवलप कर रहा था। ठीक है, यानी कि इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में जो इंटेंसी का पीरियड होता है बिफोर बर्थ टू अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो वो वाला एरिया है, वो वाला आपके पास टाइम पीरियड आता है जहाँ पर एक बच्चे के दिमाग पे कोई ऐसी इंजरी हुई है कि उसके मोटर फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं। वन थिंग मोर, क्या सीपी में सिर्फ मोटर फंक्शंस ही ख़राब होते हैं? नो, सीपी में अब उसकी सेंसरी फंक्शंस भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि उसकी डेवलपिंग ब्रेन के कौन से पार्ट पे इंजरी आई है। हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो चल रहे हैं, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा, जितने भी फंक्शन हैं कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं कि ब्रेन से। अब अगर ब्रेन का ये एक पार्ट डैमेज हो गया है तो आगे क्या वो फंक्शन होगा? ऑफ कोर्स नॉट। आपकी मसल्स काम नहीं करेंगी, आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी, पोस्चर मेंटेन नहीं होगा। तो इस तरह की डेफिसिट्स हमें बॉडी में फिजिकली देखने को मिलेंगी उस बच्चे के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि डेवलपिंग ब्रेन में इंजरी की वजह से यू विल हैव द डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, पोस्चर मेंटेन नहीं होगा, ऑफ कोर्स एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं होगी। क्या एक्टिविटी लिमिटेशन? जैसे वॉकिंग होती है, नेक होल्डिंग होती है, बच्चे में क्या होती है, बच्चा जो होता है अपने हाथ पैर हिला रहा होता है, वो सब चीज़ें उस पर नहीं होंगी। और जो उसके ब्रेन में अब लीजन हुआ है ना, कोई कोई लीजन हम किस चीज़ को कहते हैं, कोई डैमेज हो रहा है ब्रेन में, तो वो कैसा होगा? नॉन प्रोग्रेसिव होगा। अब सीपी में एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके मूवमेंट डिसऑर्डर्स तो आपको मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएँगे, लेकिन जो उसके दिमाग के अंदर बेसिक डैमेज हुआ था वो वहीं का वहीं रहता है, वो नॉन प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, ये आपको सीटीज़, एमआरआई के ज़रिए पता चल रहा होता है और इसको हम कहते हैं कि ब्रेन में एक स्टैटिक लीजन हो गया है। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी था, ये बात लिखनी इसलिए ज़रूरी है कि नॉन प्रोग्रेसिव लीजन इन द ब्रेन हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं कि जिसमें आपके ब्रेन में डैमेज होता है बट विद एज वो डैमेज बढ़ता जाता है और उसको हम सीपी में डायग्नोज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो उसको आप कोई और वो जो जो भी उसका डायग्नोसिस बनता है वो कुछ और होगा। बट इफ़ बड़े होने के साथ उसका मोटर फंक्शंस तो ख़राब हो रहा है बट लीजन उसका स्टैटिक है ब्रेन में, तो यू विल डायग्नोज़ दिस किड एज़ अ सीपी चाइल्ड। ये बेसिक आपके पास क्राइटेरिया था कि हमारे पास कैसे सीपी डायग्नोज हो रहा है। देन हम देख लेते हैं कि उस बच्चे के दिमाग में अब इंजरी आई कहाँ से, क्या-क्या फैक्टर्स थे जिसने कंट्रीब्यूट किया कि उसके दिमाग में एक डैमेज हो गया है। इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं लाइक द मैटरनल, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड द पोस्टनेटल। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्या माँ को बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है डेवलप जिसकी वजह से इसका फीटस अफेक्ट होता है और इसका ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले वी हैव द कोरियो एम्नियोनाइटिस। आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें जो आइटिस है इट मीन्स के कुछ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कोरियोन एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी ये उन दोनों मेम्ब्रेन्स में कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से फीटस के ऑर्गन इफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जब ये कंडीशन होती है, आपकी पैटर्नल कंडीशन डेवलप हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके पास मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं और जिसमें से वाइट मैटर अफेक्ट होता है तो आपको सीपी चाइल्ड देखने को मिलता है जिसका रिजल्ट है सीपी। ठीक है, उसके बाद वी हैव फीवर कि मदर को बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड फीवर हो गया, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया है। तो अगेन क्या होगा कि फीटस को कॉम्प्रोमाइज़ में जाना स्टार्ट होता है और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। उसके बाद वी हैव द कोएगुलोपैथी एंड ब्लीडिंग। अब कोएगुलोपैथी ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग या तो बहुत ज़्यादा होगी या ब्लड क्लॉट ही नहीं कर रहा जिसकी वजह से ब्लीड कर रहा है और अगेन ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फीटस को ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा, ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाए। या इन अनदर सिनेरियो आपके पास क्लॉट बन सकता है, कुछ ऐसी वेसल में बन गया जहाँ से ब्लड ब्लॉकेज होगी, आगे उस पार्ट में डैमेज आ जाएगा। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल गेस्टेशन इसमें इंक्लूड हो सकती है, इन्फेक्शन इन द स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अब इन्फेक्शन अगर आप किसी और वीडियो लेक्चर से लेते हो
वो क्योंकि एमबीबीएस के लिए बने होते हैं, इसमें आपको लिस्ट ऑफ इन्फेक्शंस बताएँगे जिसको हम निमोनिक टॉर्च इन्फेक्शन के नाम से याद करते हैं। बट यू डोंट हैव टू क्रैम दैट ऑल स्टेप, ठीक है? वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको बस ये चीज़ें इनके नाम पता होने चाहिए, बिकॉज़ जब आप मदर से, ऑफ कोर्स बच्चा तो बहुत छोटा आएगा सीपीआर के पास, आप उसकी मदर से हिस्ट्री ले रहे होते हो, तो वो बताएगी कि अच्छा हाँ, मुझे ये बीमारी हो गई थी, या मेरे बच्चे पहला बच्चा जो था वो इससे पहले इतनी एज गैप का है, ठीक है? तो इस तरह से वो बताएगी। तो आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये रिस्क, अब इसकी ये हिस्ट्री दी है तो इसका मतलब इसका बच्चा पहले से रिस्क पर था कि उसे सीपी डेवलप हो। ओके? देन पेरीनेटल आ जाते हैं कि ये वो सारे एरिया को टाइम पीरियड को कवर कर रहा होता है, फ्रॉम एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से पहले और बर्थ के बाद में। तो इसमें आ जाता है प्रीमेच्योरिटी। अगर बेबी की बर्थ ही प्रीमेच्योर हो गई है, यानी कि अर्लियर देन 37 वीक्स, तो वो पहले से ही प्रीडिस्पोज है कि उसे सीपी डेवलप हो सकता है, ठीक है? और प्रीमेच्योरिटी जो अभी हम देखें तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे मेजर कॉज है सीपी की, वही मानी जाती है। देन बर्थ एस्फिक्सिया, बहुत दफ़ा हमें मदर हिस्ट्री दे रही होती है कि मेरा बच्चा रोया नहीं था, या इनके उसको सांस नहीं आया था, तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है। पोस्टनेटल यानी कि पैदा होने के बाद बच्चे में कुछ ऐसा उसके साथ मिसहैप हो गया, उसके ब्रेन में इंसल्ट हो गई कि ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो गई, उसमें कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। पैदा होने के बाद उसका एक्सपोजर किसी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस के साथ हो गया, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डैमेज स्टार्ट हो गई। उसमें एक सब्सटेंस आ जाती है मिथाइल मरकरी एक्सपोजर, ठीक है? कर्नेक्टेरिस के बारे में अगर आप सुना होगा कि जो बच्चे ज़्यादातर पैदा होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, उनको जॉन्डिस होता है, उनका कलर जो होता है येलो होता है। बट एक सर्टेन लेवल की से ज़्यादा जब उसको बिलीरुबिन उसमें हो जाता है ना, तो उसका ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कर्नेक्टेरिस कहते हैं, जिसकी वजह से अगेन ब्रेन डैमेज की वजह से वो बच्चा सीपी में जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सीपी आ जाती है, इन सीपी को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, उसके एनाटॉमिक लोकेशन के ऊपर, देन फंक्शन के ऊपर। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूएचएस एससीक्यू पास्ट पेपर बुक में भी आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीपी को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। अब देखो, जो सीपी का बच्चा होता है उसके जो 4 लिम्ब्स हैं, आप उसकी मूवमेंट को नोटिस करोगे। सबसे पहले अगर उसकी टोन इंक्रीज मिल सकती है आपको, डिक्रीज मिल सकती है, या फिर उस बच्चे में इनवॉलेंट्री खुद ब खुद से उसके लिम्स मूवमेंट आपको करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? अब इन सब सिचुएशंस को, ये जो सब कंडीशंस मैंने बताई, टोन का इंक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना, डिफरेंट तरह की मूवमेंट देखने को मिलना, तो इसको मेडिकल टर्म्स में आप क्या कहते हो? टोन जब इंक्रीज होगी तो आप लेबल कर दोगे स्पास्टिक सीपीए, टोन डिक्रीज होगी तो आप कह दोगे हाइपोटोनिक है। जब उसकी इनवॉलेंट्री, इंटरमिटेंट या सस्टेन मूवमेंट, यानी कि मुसलसल या तो उसके बाजू हिलते रहते हैं बच्चे के, या फिर बार-बार थोड़े वक्फे से हिल रहे हैं, तो उसको आप कहते हो डिस्काइनेटिक सीपी, ठीक है? डिस्काइनेटिक सीपी को हम एक और नाम देते हैं एथिटॉइड सीपी। ओके, डोंट कंफ्यूज इट, डिस्काइनेटिक, एथिटॉइड दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं। अब जो एक चीज़ है एटैक्सिक सीपी, एटैक्सिक का वर्ड जहाँ पे भी आप यूज़ करोगे, उसका मतलब है कि बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, और बैलेंस कौन कंट्रोल कर रहा था? आपके ब्रेन का पार्ट सेरिबेलम, यानी कि अब जो लीजन है वो सेरिबेलम में आया, जिसकी वजह से उस बच्चे में बैलेंस की कमी आ गई, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो इस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। अब अगर ये आपके आ जाता है एससीक्यू, तो आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करोगे? ये तो मैंने आपको एक प्रिसाइज से नोट्स लिखवाए ना, एससीक्यू आ रहा है तो आपने उसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। आई विश, यस, यहाँ पर देखो एससीक्यू था, क्लासिफाई करो सीपी को, तो वहाँ पर आपने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट। इस तरह से टेबल ड्रॉ करना है, उनकी हेडिंग लिखनी है, और फिर उनकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशंस प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है? फिर हमारे पास ये तीनों टर्म्स हो गई। मिक्स सीपी क्या था? अब मिक्स सीपी में आपके पास तीनों जो ऊपर की कंडीशंस थी उनकी प्रेजेंटेशन मिल सकती है। हो सकता है कि कभी वो बच्चा आपके पास ओपीडी में आए और उसके लिम्स जो है वो स्पास्टिसिटी में गए हों, फिर नेक्स्ट पेज में वो हाइपोटोनिक में जा रहे हों, इस तरह से पैटर्न जो है उसका चल रहा है, तो इसे हम मिक्स सीपी लेबल कर देंगे। क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल लोकेशन, और ये बेसिकली प्राइमरी मीन्स होता है कि जब आप डायग्नोसिस लिख रहे होते हो तो आप बताते हो कि उसको हेमीपेरेटिक है बच्चा, डायपेरेटिक है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि बॉडी के कितने हिस्से में उसका जो है फिजिकल मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं सीपी की। सबसे पहले हम देखते हैं हेमीपेरेसिस। पेरेसिस का तो मतलब होता है कि कहीं पे वीकनेस आ गई है बॉडी में, मसल वीकनेस है, और हेमी हाफ ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखो कि उस बच्चे का एक ही साइड की अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक है? फिर आ जाता है डायपेरेसिस। डाई का मतलब होता है टू, और इसमें जब भी आपके पास ब्रेन इंजरी होती है तो आप उसमें डायपेरेसिस का मतलब लेते हो कि उसके लोअर लिम्ब ज़्यादा अफेक्टेड हैं, लोअर लिम्ब में उसके ज़्यादा
वीकनेस आ रही है। अब याद करो जहाँ पर हम स्पाइनल इंजरीज़ की बात करते थे और लोअर लिम्ब को हमने लेबल करना था कि वहाँ पर वीकनेस आ रही है और वहाँ पर पैरालिसिस हो चुका हुआ है, मसल ख़राब हो चुका है, मूवमेंट नहीं होती, कंट्रोल नहीं है, तो हम लेबल करते थे उस चीज़ को पैराप्लेजिक। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है जब भी आपकी ब्रेन की इंजरी होती है तो यू हैव टू से डायपैरेटिक। जब स्पाइनल इंजरी की वजह से लोअर लिम्ब अफेक्ट हो रहा है तो यू विल लेबल इट एज पैराप्लेजिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है। देन वी हैव द क्वाड्रिपेरेसिस। क्वाड्री का मतलब है चार, सो यानी कि उसके चारों लिम्ब्स अफेक्ट हो चुके हुए हैं, अपर भी एंड बोथ लोअर लिम्ब्स अफेक्टेड है। तो ये सिंपल से क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द एनाटॉमी ऑफ बॉडी। फिर उसके बाद आ जाती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब हमने देख लिया कि उस बच्चे के लिम्स में टोन की क्या मसला आ रहा था, उसकी बॉडी में कहाँ किस लोकेशन पे सीपी अफेक्ट हुआ है। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से उसकी एक्टिविटी लिमिटेशन तो कोई ना कोई आएगी, उसकी मूवमेंट लिमिटेड होगी, ठीक है, उसकी लाइफ में आगे चल के इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर सकेगा, यानी कि उसके ग्रॉस मोटर फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम क्लासिफाई किया गया, बनाया गया, जिसको हमने कहा GMFCS, ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड SCQ है, यू हैव टू लर्न दिस। आपकी बुक में बहुत अच्छे से इसे बताया गया है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, वहाँ से भी हम इसे स्टडी करेंगे।